नमस्कार, मैं एमपी शुक्ला। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड ऑफ इंडिया। ये बात हम 1947 की भी करेंगे, 1980s की भी करेंगे। और पहले मेरे सामने पंजाब केसरी अखबार है, कल की अखबार है, जिसके एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा है 20 करोड़ भूखे पेट, 8 करोड़ टन भोजन बर्बाद। हर साल 30 मार्च को पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाती है। विश्व सभी में इसका फोकस भोजन की बर्बादी पर ध्यान आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक थीम नहीं बल्कि एक नैतिक संकट है जो हमें सबसे दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराता है। जो खाना बर्बाद होता है उसे किसी किसान ने कड़ी मेहनत से तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उगाया था। खेत से मंडियों तक उन मजदूरों ने पहुंचाया जिन्हें खुद पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है। तो ये इसे एडिटोरियल में लिखा है, जो आपने सुना है कि 20 करोड़ लोग भूखे। अब क्या ये बात सच है? अगर ये पेपर वाले या जो जिसने आर्टिकल लिखा है, लेखक ने अगर गलत लिखा है या ये एक प्रोपेगेंडा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये प्रोपेगेंडा नहीं है, जब हम थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि इस लेखक को सरकार ने गलत प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई अरेस्ट कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता है, वैसे तो ये गलत नहीं है, लेकिन जिसने लिखा है और ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब जो उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ भूखे पेट, 8 करोड़ टन भोजन की बर्बादी। तो 20 करोड़ लोग, जिस देश में 20 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, तो हम जुलोजाइज करते हैं, हम कहते हैं बहुत है, ये हमारा भारत महान है, बहुत आगे है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत सी रेटिंग है, हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। लेकिन क्या हम इस हिसाब से सोचते हैं कि हमारा तो ठीक है? अब मैं अपने बारे में सोचूं, मैंने सर्विस की है, मुझे पेंशन मिलती है 50,000, साथ मेरे कुछ बैंक के जो रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलते हैं, उसका ब्याज मिलता है, तो मेरा तो सिलसिला ठीक है। तो मेरी तरह बहुत से लोग नहीं हैं, बहुत कम है। तो अब हम सोचें कि यार ठीक है, हमारे लिए बाकी होता रहे, सारे जहाँ का दर्द गालिब के दिल में नहीं है, मरते हैं मरे, हम तो ठीक है, हम तो अप्रिसिएशन करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, जो सरकार देखे या कोई और देखे। तो ये जो हमारी सोचने का ढंग है, ये कोई देशभक्त लोगों के लिए या हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। खैर, कोई कैसे सोचता है हम इसके बारे में नहीं कह सकते। अब हम अपनी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड ऑफ इंडिया। तो 1947 में देखो, ये आपके सामने ये के है, के एल एम, जो के अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में होती है, उसमें दो उसकी ये होती है, देखिए ये। तो जैसे जैसे एक ये जो है, एक उसकी जो है लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ। जो ऊपर वाले समझ लीजिए जो अमीर लोग हैं, जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं तो नीचे वाले नीचे चले जाते हैं। के जो है, तो अब ये डिस्टेंस है इनका, दोनों कार्बनों का। तो 1947 में काफ़ी डिस्टेंस था। अमीर चाहे थोड़े थे लेकिन काफ़ी अमीर थे, और गरीब बहुत बुरी हालत थी हिंदुस्तान की। धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरा दौर आ गया। मैं देख रहा हूँ, हाँ, हाँ, ये आ गया। दूसरे दौर में क्या हुआ कि ये उसके बाद ये, हाँ, ये मिल रहा था ये। तो 1985 तक ये धीरे धीरे ये डिस्टेंस था, जो ऊपर वाली के और नीचे वाली के, इतना इनमें वो खाई नहीं थी, इतना डिस्टेंस नहीं था। परंतु 1985 के बाद उसके बाद धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ता गया, और आज तक यानी कि इसका डिस्टेंस इतना हो गया, यानी काफ़ी अमीर और गरीब में फ़र्क हो गया। अब हम ये बताते हैं कि एक साल पहले इस वक्त की पोजीशन बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है। जितनी भी हमारी हिंदुस्तान की वेल्थ है वो 1% लोगों के पास 40%, 49% लोगों के पास 54%, और नीचे वाले जो हैं 50%, उनके पास 6.4 यानी कि 6 लगभग 6.5% है। लेकिन ये पिछले सालों से थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, इसलिए सरकार अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि हमने गरीबी दूर की। लेकिन ये बात ऐसी होगी कि अगर आपको 20 रुपये खाना बाजार में मिलता है, तो आपके पास 3 रुपये हैं, तो 6 हो गए, तो उससे कितना ज़्यादा मिलेगा? कुछ हालत सुधरी है, तो लेकिन ये कोई काफ़ी नहीं। और इसके कारण कुछ ऐसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा
एक और बात है जहाँ पर जो मैं करना चाहता हूँ कि भारत में, इसमें बर्बादी की बात करूँगा, जो राशन भारत में हर व्यक्ति साल में औसतन 55 किलो खाना बर्बाद करता है। और उसके बाद ये भोजन की बर्बादी जो है, इसमें बहुत से लोग जिनको ये खाना मिल सकता है उनको नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पिछले साल का जो था उसमें 1% लोगों के पास 40%, इनकी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। जो 49% लोग हैं इनके पास, उसके पहले के मुकाबले में जब 49% लोग हैं तो उनके पास अच्छा 49%, देखो 1% है और नीचे वालों के पास 3% था। बाकी जो 49% लोग हैं उनके पास था। यानी कि कुछ जो पैसा जो निकला है, जो छोटे लोगों को जो 3% से 6.4 हुआ, ये मिडिल क्लास से निकले। अमीर लोग थोड़े से, जहाँ में 40% है, 40% कुछ पॉइंट दशमलव इनकी वो बड़ी है। अब ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ देखते हैं कि ये क्यों बढ़ा, इसका एक कारण बना कि एक तो कुछ वेलफेयर स्कीम जिनको फ्रीबीज कहते हैं, लोग बड़ा इस पर आपत्ति जताते हैं। देखो जी, फ्रीबी है, गवर्नमेंट की बसें जो हैं वो खटारा बन गई हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं मुफ्त दे रहे हैं। तो उन लोगों के पास सिर्फ 2.4% बढ़ा, यानी कि 6%। हम ये समझते हैं कि कम से कम कम्युनिज्म को छोड़ो, सोशलिज्म को छोड़ो, कम से कम मिनिमम जो है इस 50% लोगों के पास 20% पैसा हो तो ये इंसान वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, मनुष्यों वाली। तब तक जब इनके तक 20% तक पैसा नहीं मिलता, बाकी तो बराबरी की बात छोड़ो, हम बराबरी की बात करते नहीं है, क्योंकि बराबरी यहाँ कहना भी एक जुर्म है। तो मैं कहने का मतलब है कि उसको वो अर्बन नक्सल कहेंगे, जब बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी तभी होगी जब अमीर लोगों का पैसा गरीब लोगों के पास आएगा। तो ये हम नहीं करेंगे। तो ये इस कहने का मतलब है कि अब हम सारा देख रहे हैं कि 85 के बाद, मिड 80 के बाद, पहले 1947 में जो पैसा हमारे पास था, वो जो गैप था वो काफ़ी था। उसके बाद धीरे धीरे करता है 85 में। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि 1947 के बाद और 85 तक अधिकतर यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी रहे। लेकिन 85 मिड 85 में तो हम ये देखते हैं कि इंदिरा, चाहे हम कहते हैं कि अपवाद हैं, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई, अपवाद है कि आज़ाद कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी गलती से हमें आज़ाद कश्मीर छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक फ्रंट पर हम देखते हैं कि जो लोगों को, जो गरीब लोगों के हक में जो गवर्नमेंट चली, जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही गरीब लोगों के हक में, वो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी इन बिटवीन। उसके बाद तो बिल्कुल मीरों के हक में चले गई 90 के बाद। उसके बाद मनमोहन सिंह को कह लो, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें बाद फिर अपनी जो यूपीए सरकार बनी मनमोहन सिंह द्वारा, और खासकर ये ज़्यादा गैप भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद बढ़ा है। ये तो डाटे हैं जो हम इसका कोई किसी की मुखालफ है। तो हम ये देखते हैं कि जो सब अपवाद के बाद, इसके बाद ये जो समझते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनको लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उसके बुजुर्ग मुसलमान थे। अब वो मुसलमान थे जो राष्ट्र, और इंदिरा गांधी जो उसने मुसलमान से शादी की थी या पारसी से शादी किए थे। तो कुछ लोगों को कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी नहीं थे। राष्ट्रवाद का जो लोग मतलब लेते हैं कि राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद वो कहते हैं कि हमारे देश में, जैसे हम आज़ादी से पहले हमारा डिवाइड हुआ, उसमें यह कहा था कि देश में 2 राष्ट्र हैं। कहने के बाद है मुस्लिम एक राष्ट्र है और हिंदू एक राष्ट्र है। तो उस हिसाब से ना वो हिंदू में आते हैं ना वो मुसलमानों में आते हैं, तो वो राष्ट्रवादी शायद उनको हम ना ही कह सकें। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो उन्होंने काम किया है अच्छा लगे। अब बात बहुत है, बहुत सी उनकी कमजोरियाँ हैं, लेकिन जो उनके जो समय हम देखते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर, तो हमें ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रवादी थे या नहीं थे। राष्ट्रवादी मान भी लेते नहीं थे, लेकिन वो जो फांसी पर लोग चढ़े, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या दूसरे उनके साथी राजगुरु और सुखदेव वगैरह वगैरह, उनके बाद ये राष्ट्रवादी थे या नहीं थे, लेकिन देशभक्त पैट्रियाट ये पक्के थे। ये पैट्रियाट पक्के थे, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और इनसे बड़ा पैट्रियाट हमें कोई दिखाई नहीं देता कि इनके ही टाइम में गरीब लोगों की हाथ कुछ हद तक सुधरी। धन्यवाद।